आज संपूर्ण भारत स्वतंत्रता के 75 वर्षों को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इलाहाबाद केंद्र दूरदर्शन ने एक विशेष कार्यक्रम इस अमृत महोत्सव के अवसर पर रखा है कि पिछले 75 वर्षों में चिकित्सा जगत में क्या विकास हुआ। इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमने विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है। देखा जाए तो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और सुश्रुत संहिता जो है वो सबसे प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है चिकित्सा का। उन्होंने जो उस समय प्लास्टिक सर्जरी में जो उपकरणों का इस्तेमाल किया था, आज भी उन टूल्स का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। तो ये हमारी इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आज किस मोड़ पे है, हमने कितना विकास किया है पिछले 75 वर्षों में, इसमें बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र दयाल जो एक सीनियर फिजिशियन के रूप में अभी तक मेडिकल सेवाएं दे रहे थे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीतिमा जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमिष अग्रवाल जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और प्रख्यात सर्जन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग डॉक्टर शबी अहमद। तो हम लोग आज जानेंगे कि 75 वर्षों में हमने चिकित्सा में क्या क्या विकास किया। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर प्रीतिमा, डॉक्टर निमिष, डॉक्टर शबी अहमद, सबका दूरदर्शन केंद्र में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र दयाल जी से हम जानना चाहेंगे कि इन पिछले 75 वर्षों में आपको चिकित्सा में क्या बदलाव दिख रहा है, चाहे अगर हम निदान की बात करें यानी डायग्नोसिस की बात करें या उपचार की बात करें, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ है? अगर इन 75 वर्षों को हम थोड़ा सा और पीछे ले जाएं, लगभग 100 साल आप समझ लीजिए, 1918-1920 में जब स्पेनिश फ्लू जो कि इसी तरह का था जो हमारे यहाँ पैंडेमिक अभी आई, तो ये इसने पूरे विश्व को अपने आगोश में जकड़ लिया था और करोड़ों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। केवल हिंदुस्तान में देखा जाए तो करीब 1.5-2 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। सबसे त्रासदी उस समय ये थी कि पूरा विश्व या पूरा हमारा भारतवर्ष इन सब चीज़ों के लिए, इन सब तरह की बीमारियों को देखने के लिए तैयार था ही नहीं। ना तो हमारे पास आईसीयू थे, ना हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास कोई एंटीबायोटिक थे, ना हमारे पास इतनी एम्बुलेंसेस थी या डॉक्टर्स थे। इसीलिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण वही था, इतनी मौतों का। उसके बाद जैसे ये कहते हैं कि हर सदी में एक महामारी आती है, तो इस सदी में फिर महामारी आई। उसमें बहुत चीज़ें उजागर हुई, हमारी कमियां, हमारी खूबियां खुलकर सामने आईं। तो कमियां तो कुछ ना कुछ हमेशा रही जाती हैं हर एक चीज़ में, और इस बार भी आई। उसका कारण ये भी था कि तैयारी तो बहुत कुछ थी, हमारे देश में भी बहुत सारी तैयारियां थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या उसकी चपेट में आ गई कि शायद हमारे अस्पताल उसको ठीक से पूरा हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन आज ये ज़रूर हम कहेंगे कि जब सारे विकासशील देशों को अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में करीब करीब सब चिकित्सालयों में आईसीयू, सभी जगह वेंटिलेटर, हर तरह की सुविधाएं, अच्छे चिकित्सक और सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छी दवाएं। उस समय न तो कोई एंटीबायोटिक था, न कोई इस तरह की दवा थी। आज हमारे यहाँ सब तरह के एंटीबायोटिक, सब तरह की दवाएं, ऑक्सीजन, सब कुछ है। परंतु थोड़ी सी कमी यही रही कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या उसकी चपेट में आ गई कि शायद हम लोग एक साथ उसको सबको हैंडल नहीं कर पाए। यही थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन डॉक्टर दयाल, अब एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोगों को बड़ा अच्छा अनुभव हो गया है इस आपातकालीन स्थिति का सामना करने का, और देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी अब सरकार काफ़ी सुविधाएं प्रदत्त कर रही है, जिससे कि आगे अगर भविष्य में इस तरह की कोई भी महामारी आती है
तो शायद हम तैयार हैं। इतना परेशान नहीं होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे यहाँ इसी का ये रिजल्ट है कि 182 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में टीका लगा कि सरकार का खुद कहना है कि 70% लोग जो हमारे यहाँ वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। और मैं समझता हूँ शायद उसी का ये परिणाम था कि जो तीसरी हमारे यहाँ लहर आई उसमें केसेस तो बहुत हुए, परंतु मृत्यु का सिलसिला बहुत कम रहा। अगर मृत्यु हम का लोग सिलसिला इस बहुत कम रहा। आपातकालीन स्थिति की बात करें कोरोना काल की, तो एक बात और देखने में आई कि जिन लोगों में कोई किसी तरह की और समस्या थी चिकित्सा संबंधी, उनकी मृत्यु ज़्यादा हुई। बिल्कुल। तो इस तरफ भी लोगों का अब ये ध्यान आकर्षित हुआ है और लोग पहल करने जागरूक। लगे हैं, जागरूक हो रहे हैं। Exactly. तो आपको क्या लगता है कि इतने वर्षों में हमारे मरीज, हमारे जन सामान्य में कितनी जागरूकता आई है स्वास्थ्य के प्रति? जागरूकता तो बहुत आई है, और इसलिए भी आई है कि मैं आपको बताऊं, जिस समय आज से आप 75 साल पहले लीजिए, न तो डायबिटीज़ की कोई दवा थी, न ब्लड प्रेशर की कोई अच्छी दवा थी, न प्लेग की कोई दवा थी, न कॉलरा की कोई दवा थी। सबसे पहला हम लोगों का सबसे जो बड़ा जो अचीवमेंट रहा है वो सन 76 में, जब स्मॉल पॉक्स या बड़ी चेचक का टीका लगना बंद हो गया। सरकार ने कहा कि इसका पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है। उसके बाद पहली बार जो इंसुलिन का इजाद हुआ वो 1920 में हुआ, वो भी अमेरिका में। हिंदुस्तान में आते आते कुछ वर्ष और लग गए। टीबी की कोई दवा नहीं थी। सबसे बड़ी ख़राब बात ये थी, टीबी की कोई दवा नहीं थी। पहली बार टीबी की दवा हिंदुस्तान में 1944 में आई। जी, 1944 में आई। उसके पहले तो जिनको टीबी होती थी उन सबकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि कोई इलाज था ही नहीं। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, और वो भी इतनी दवा की उसके इतने साइड इफ़ेक्ट थे कि जिसको लगाया जाता तो उसको कुछ न कुछ असर उसका ज़रूर आ जाता था। डॉक्टर दिल, आपको नहीं लगता कि ट्रीटमेंट की बात तो बाद में उठती है, पहले Diagnosis। डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती थी, निदान होता ही नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्योंकि ऐसा है कि उस समय तक कोई खून की जांच या एक्सरे की सुविधा या सीटी स्कैन की सुविधा या एमआरआई की सुविधा ये सब थी ही नहीं। बिल्कुल। ये सब बहुत बाद में आई हमारे यहाँ। और अब आप आज का समय देखिए तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी इन सब चीज़ों से सुसज्जित हैं। मैं समझता हूँ सबके यहाँ खून की जांच, बलगम की जांच एक्सरे। या एक्सरा, सीटी स्कैन, एमआरआई सभी जगह उपलब्ध है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिससे कि मरीजों की समय से उनका निदान हो जाता है और उनका इलाज जो है वो हम लोग भरपूर अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ख़ासतौर से मैं टीबी के लिए कह रहा हूँ, जो कि एक तरह का संचारी रोग है, कि जब टीबी की दवा ही नहीं थी तो मरीजों की मौत हो जाती थी। आज जितने हमारे टीबी के अस्पताल हैं सब जगह टीबी की दवा इफ़रात में है, मुफ्त में मिल रही है। बस फ़र्क ये है कि पहले मरीज़ को मालूम ही नहीं था, वो वहाँ पर जा ही नहीं पाता था। अब मरीज़ जाता है, कार्ड बनता है, एक महीने की दवा उसको मिल जाती है और अधिकांश मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारे यहाँ जो MDR, आपने देखा होगा, हमारे एक फिल्म लाइन के बहुत बड़े अभिनेता, बहुत सीनियर अभिनेता हैं, वो बार बार इस बात के लिए कहते भी रहते हैं कि टीबी का इलाज बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बीच में छोड़ दिया और अगर MDR हो गया तो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अगर ये हो गया तो मरीज़ के लिए, डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए परेशानी है, क्योंकि वो दवाएं इतनी महंगी हैं और इतनी ज़्यादा खुराक भी लेनी पड़ती कि उसको नहीं मरीज़ ले पाता है और ना ही सरकार उसको सबको दे पाएगी। इसलिए यह है कि अब मरीज़ जैसे जैसे जा रहा है अस्पताल में, दवा ले रहा है, वैसे वैसे वो जल्दी ठीक हो जा रहा है और पूर्ण रूप से ठीक हो जा रहा है। अब जैसे जो बाकी दीर्घकालीन जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जो दीर्घकालीन रोग हैं, उनमें भी उपचार में काफ़ी बदलाव आया है। जी हाँ, अब जैसे जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज हैं या बीमारियां हैं, जैसे कि मधुमेह है या उच्च रक्तचाप है या थायराइड है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो अब देखा जाए तो कोई दवा तो थी नहीं। पहले मधुमेह की कोई दवा नहीं थी। जब इंसुलिन का इंजेक्शन जब सबसे पहले ईजाद हुआ सन 2024 में, 1924 में, तो उसके बाद जब उसका लगना शुरू हुआ तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार इंजेक्शन लगाया जाता था। मरीज भूखा मर जाता था। डॉक्टर कहते थे कि भाई कुछ खाओ मत, हर चीज़ में तो चीनी होती है, कुछ खाओ मत, तो वो मरीज बेचारा बगैर खाए मर जाता था। आज हमारे पास इतनी तरह की दवाएं हैं मधुमेह की, इतनी तरह की दवाएं हैं, इतनी तरह के इंसुलिन हैं कि जो भी मरीज़ सस्ती दवा, महंगी दवा
जो भी उसको वो अफोर्ड कर पाता है वो सब खा करके बिल्कुल ठीक रहते हैं, डॉक्टर की अच्छा, सलाह उसके लेते हैं। अलावा जो सामाजिक परिवर्तन भी तो एक काफी ज्यादा आया है। जैसे पहले लोग ये जो हमारा अंधविश्वास था, जैसे Yes, yes. मिर्गी के लिए, जैसे पूजा leprosy कराना। को जैसे कुष्ठ रोग के लिए लोग सोचते थे अभिशाप है, और कुष्ठ रोग में और ये आपके विटिलिगो में कोई अंतर ही नहीं समझते थे। तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक बहुत रूप अंतर से है। भी काफी बदलाव आया है? उसको गांव में सुनबहरी और फुलबहरी कहते थे। जो विटिलिगो बता रही हैं उसको भी लोग कहते थे ये भी कोढ़ है, वो भी कोढ़ है, लेकिन वो एक्चुअली वो फुलबहरी है, वाइट पैचेस। और जो सुनबहरी है जिसमें सुन्न हो जाता है उसको सुनबहरी कहते हैं। Leprosy। तो वो जो है वो लेप्रेसी है। उसके लिए तो हमारे इलाहाबाद में तो बहुत अच्छा और बहुत पुराना चिकित्सालय भी है जहाँ पर कि मुफ्त में दवा मिलती है, मरीज उसको खाते रहते हैं, और अब इस तरह की बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं इसका, हैजा का, सरकारी हैजे का अस्पताल था, और जिसको भी उल्टी टट्टी की शिकायत होती थी, हैजा हो गया है, हैजा अस्पताल ले जाओ। अब तो सुनने को ही नहीं मिलता, और कॉलरा का टीका तो लगना ही बंद हो गया, अब होता ही नहीं उसे बीमारी। बस एक आपसे और प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने बताया थी कि हमारा उपचार और डायग्नोसिस की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मरीज और चिकित्सक के बीच के जो आपसी संबंध हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका क्या कहना है, क्या ये बदलाव बहुत आया? अच्छा सवाल किया है आपने। चिकित्सक और मरीज के बीच का जो संबंध है या जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी और बहुत ही प्रगाढ़ होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मरीज से पूरी बात करे, मरीज डॉक्टर को अपनी पूरी बात बताए और डॉक्टर की बात पर विश्वास करे। अब क्या है, जो हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है, सबसे ज़्यादा एक समस्या ये है कि वो सब गूगल से पढ़ करके आते हैं। उनको बुखार आया, उन्होंने गूगल में पढ़ा, अपने आप चले गए जांच कराने के लिए। जांच करने वालों ने भी उनको कुछ अपना पाठ पढ़ाया कि तुम इतना पैसा दे दो तो तुम्हारी हम 64 जांच कर देंगे, 84 जांच कर देंगे, और 17 पन्ने की जांच करा के वो डॉक्टर के पास ले आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप पहले डॉक्टर को जाके दिखाइए, और डॉक्टर जो ज़रूरी जांच समझता है कि भाई ये जांच करानी, वही जांच कराइए। वही है कि अल्प विद्या भयंकरी। तो डॉक्टर शबीर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया है पिछले 75 वर्षों में वो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आया है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी क्रांति तो जैसे लैप्रोस्कोप ने ही कर दी है जी। तो कुछ इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 75 वर्षों में जो प्रोग्रेस हुई है सर्जरी में, नो डाउट ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट है। शुरू में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का। पिछले 50 वर्षों में हिंदुस्तान में वो कर पाया है जो कि अन्य देशों में एक एडवांस्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेरेबल है, और शल्य चिकित्सा की जो सुविधा है वो ऑलमोस्ट गांव-गांव और पीएचसी लेवल तक ये चली गई है। पहले इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था। नंबर ऑफ पीएचसीज पर पॉपुलेशन दैट हैज़ इंक्रीज्ड, उसमें बढ़ोतरी आई है। उसी के साथ ही, क्योंकि शल्य क्रिया करने के लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए, प्री ऑप और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट चाहिए, तभी सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। बिना इसके सर्जरी नहीं सक्सेसफुल हो सकती है। तो एक तो सबसे बड़ा ये इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसे जैसे सर्जरी डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग सर्जन अपने मरीज़ों को उसका फ़ायदा दे पा रहे हैं, उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निक, टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब इम्प्रूव होने के बाद ही, इसके साथ जो बहुत बड़ा महत्व है वो है एनेस्थीसिया का। वो एक ज़माना था जब एनेस्थीसिया नहीं था और फिर ईथर आया और फिर जो है तो क्लोरोफॉर्म, और इस तरह से पहले क्लोरोफॉर्म फिर ईथर, इस तरह से जो प्रोग्रेस हुआ, उससे अब जो है एनेस्थीसिया बहुत ही एडवांस है, जो निश्चेतन प्रणाली कहते हैं। तो एनेस्थीसिया का जो प्रोग्रेस है उसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है सर्जिकल इम्प्रूवमेंट में। अब हम सर्जरी 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट सर्जरी 12 घंटा, या और भी सर्जरीज़ हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ और लिम्ब ट्रांसप्लांटेशन एट्सेट्रा जो होने लगा है, इसमें उससे भी ज़्यादा
समय तक मरीज़ को बेहोश रख सकते हैं सेफली और उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़। सर्जिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत एडवांसमेंट हुआ। अब हम पूरा ट्यूमर मार्कर्स, क्रोमोसोम और जीनोमिक मैपिंग तक आ गए हैं, जिससे कि जो मरीज़ को लेट्स से एक एग्जांपल कैंसर अगर है, आमाशय का कैंसर है, पहले सिर्फ ये था कि कैंसर है तो मतलब कि अब मरीज़ का सर्वाइवल ख़त्म है, मरीज़ नाउमीद हो जाते थे। अब जो है तो इस पर कैंसर का ऑपरेशन, सबसे पहले डायग्नोसिस का एडवांसमेंट है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन, फिर स्पायरल सीटी, नाउ एमडीसीटी और भी एडवांस्ड फॉर्म्स, फिर पेट सीटी स्कैन, जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि सीटी के इसके द्वारा कि कैंसर सेल्स क्या उसी ऑर्गन में है या बढ़ गए हैं या कहाँ गए हैं, कितना गए हैं, सब चीज़ एकदम एक्यूरेटली बताया जा सकता है। इसके बाद 3D विजुअलाइजेशन ऑर्गन का, जिसमें कि फॉर एग्जांपल लिवर ट्यूमर है, उसका 3D मैपिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस मोडालिटीज़ कि एग्जैक्टली ट्यूमर कहाँ पर है, सर्जन का क्या अप्रोच होगा, किस इंसिजन से उसको करेंगे, किस जगह से जाएंगे, कितना निकालेंगे, कितना ऑर्गन बचेगा जो फंक्शनल होगा, और फिर पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में जो हमारे कैंसर की दवाइयाँ हैं। तो इस तरीके से ये जो एडवांसमेंट है, इसने जो कॉमन मर्ज या कैंसर के मर्ज भी उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा कर दिया है। जो मर्ज में लेट्स से कैंसर स्टमक 5 ईयर सर्वाइवल हार्डली जो है तो लेस देन 30% था, आज के तारीख में एट गुड सेंटर्स ऑलमोस्ट 50% तक है, 50-60% तक है। तो इस तरीके से जो एडवांसमेंट हुआ है ये सर्जिकल साइंस में और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके आगे फिर विल डिस्कस लास्ट में फ्यूचर ऑफ द सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, जब प्राथमिक अवस्था में अगर निदान हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगी, तो ट्रीटमेंट भी उतना ही सफल होगा। सर ऑफ कर दीजिए फोन। ऑफ कर दिया। जाहिर सी बात है, चलिए लेते हैं। जाहिर सी बात है, आपने बताया डॉक्टर शबी की, उसको बैक कर दीजिए। हाँ, मैंने वॉल्यूम 0 कर दिया था, कहाँ से घंटी बज गई। डॉक्टर शबी आपने बताया कि अब हमारे पास डायग्नोसिस की बहुत सुविधाएं हो गई हैं और ट्यूमर मार्कर से आप काफ़ी पहली स्टेज में, या कहना चाहिए कि कैंसर होने वाला है तब भी आपको अर्ली पता चल जाता डायग्नोसिस, है। राइट। तो इससे आपको काफ़ी सुविधा हुई है। आपने कहा एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया अब अच्छा हो गया है तो उससे बड़ा निश्चिंत होके डॉक्टर ऑपरेट कर लेते हैं। मुझे याद है कि 40 साल पहले, यानी 4 दशक पहले लैप्रोस्कोप जब आया था तो वो महिला नसबंदी ऑपरेशन के लिए आया था, और फिर उसने आज क्या रूप ले लिया सर्जरी में। कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रही हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सर्जिकल फील्ड में है एक्चुअली गायनिकोलॉजिस्ट की तरफ से आई। पहले उसी से डायग्नोसिस किया जाता था, ट्यूबल लाइगेशन से, और बाकी चीज़ें भी की जाती थी, लेकिन उसी इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले गॉलब्लैडर निकाला गया। और 80 के दशक में ये जब किया गया तो दुनिया में तहलका मच गया कि ये क्या है कि पहले का कहावत थी, आपको एक कहावत बताते हैं, बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स। ये हम लोगों ने, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो ये थी। आज का जस्ट ऑपोजिट हो गया है, बिग सर्जन्स डोंट मेक बिग इंसिजन्स, ऑलमोस्ट इनविजिबल इंसिजन्स, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, उसमें लेस पेन, इजी फंक्शनल रिकूपरेशन, मरीज जल्द से जल्द काम पर लौट सकता है। रिकवरी इज फास्ट। की होल सर्जरी ये बोलते की हैं होल आपको। सर्जरी। तो उसके बाद फिर ये उसके आगे भी जो एडवांसमेंट है वो अभी बताते हैं। तो लैप्रोस्कोप सर्जरी वहाँ से शुरू हुआ, फिर इसमें एडवांसमेंट हुआ, कैमरे का एडवांसमेंट हुआ। अब इस वक्त फुल HD 4K इस तरह के कैमरे आ गए, उससे भी एडवांस हो गए हैं। अब 3D कैमरे आ गए हैं, बिल्कुल रियल। प्रॉब्लम क्या थी सर्जिकल में, दी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्सेस दी ओपन सर्जरी, कि हम लोग 3 डिवीजन देखते हैं। तो सर्जन जब ऑपरेट करता है तो वो देखता रहता है डेप्थ कितनी है, कहाँ पर है। लेकिन जब हम लैप्रोस्कोप से करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है 2D इमेज में। अब उसमें डेप्थ का परसेप्शन ये सर्जन का एक्सपीरियंस होता है।
लेकिन अब हमारे पास 3D कैमराज भी हैं जो डेप्थ भी बताते हैं, और आई वुड यूज़ दोज कैमराज, और किया भी है। और ये यहीं इंडिया में भी कई सेंटर्स पर, अब तो बहुत अनगिनत सेंटर्स पे 3D लेप्रोस्कोपिक और 4K लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप एकदम रियल में अंदर पेट के अंदर बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। एक एक वेसल्स को आगे पीछे जो रिलेशन है उसको देख सकते हैं कि ट्यूमर फीडिंग इधर से जा रहा है, ये वाइटल वेसल है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हमें बचाना है, और इस तरह से सर्जरी बहुत सेफ हो जाती है। और मतलब अंग को आप 20 गुना बढ़ा करके देख और लेते दूसरा हैं। मैग्निफिकेशन, तो एक ये एडवांटेज हो गया। सबसे बड़ा जो सर्जरी का एक जटिल समस्या थी कि जो इनएक्सेसिबल ऑर्गन्स है, जैसे कुछ जगह ऐसी है जहां हम पेट के थ्रू पहुंचना मुश्किल है, जैसे पेट के उस जहां पे इसोफेगस और स्टमक जुड़ता है जिसको जी जंक्शन बोलते हैं, उसी तरह से पेल्विस में नीचे है जहाँ पे रेक्टम और एनल कैनाल जुड़ते हैं, उसी तरह से और भी जगह है थोरैक्स के अंदर है जहाँ पे कि हमें पहुँचने के लिए बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, तब उस स्ट्रक्चर पे पहुँचते थे, तब सर्जरी होती थी। अब दूरबीन विधि से वहाँ पे हम ईजिली पहुँच सकते हैं, मैग्नीफाइड व्यू देख सकते हैं, और 3D की मदद से अब 3D विजन देख सकते हैं, और इसकी वजह से जो सर्जिकल आउटकम है वो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हम पूरा एक स्ट्रक्चर देख के उसको निकाल सकते, जितना चाहते हैं उतना निकाल सकते। फिर आया उसमें जो उसको जोड़ने की भी जो विधि इम्प्रूव करी, सूचर मटेरियल एडवांस हुआ। पहले यकीन करिए सिर्फ ये क्रोमिक कैटगट और सिल्क, यही दो सूचर्स थे, पूरी सर्जरी क्रोमिक कैटगट से हो जाता था, उसके बाद मरीज इंसिजनल हर्निया लेके आता था। आज की तारीख में जो सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक सूचर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि हम जितने दिन वुंड को सपोर्ट देना चाहे वो कर सकते हैं, वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, वुंड को सपोर्ट भी देते हैं, और उसके बाद जब तक पूरी हीलिंग की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, तो उससे मरीजों का कॉम्प्लिकेशन कम हो गया। स्टेपलर फिर स्टेपलर्स है जिसमें कि एनास्टोमोसिस बहुत आसान हो गई है, फास्ट हो गई है, और स्टेपलर्स भी अब हर तरह के आ गए हैं। कटिंग स्टेपलर्स है, जोड़ने वाले स्टेपलर्स है, काट करके इंटेस्टीन्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये स्टेपलर्स जो है तो इन्होंने टाइम सेव कर लिया। टाइम सेव मीन्स एनेस्थीसिया टाइम सेव हो गया, एनेस्थीसिया टाइम लेस कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ स्टेपलर डिवाइसेस से, और इसमें टिश्यू डैमेज भी कम उससे भी होता है। एडवांसमेंट हुआ है कुछ डिवाइसेस जिससे हम ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। पहले शुरू में ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए सर्जन एक एक वेसल्स को टाई करता था। अब हमारे पास जो इनिशियल डायथर्मी मशीन थे, जो इलेक्ट्रिक कॉटरी जिसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है, उसके बाद हार्मोनिक आ गया जो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे बेस्ड है। अब हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन है। इनसे फ़ायदा क्या हुआ कि जो सर्जरी होती है ऑलमोस्ट ब्लडलेस, मरीज़ का फिर ब्लड लॉस बहुत कम होता है। जिन सर्जरी में पहले ये होता था कि मरीज़ एक हफ्ता लेटा रहता है, कॉमन सर्जरी गॉल ब्लैडर ऑपरेशन बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, इसमें पहले एक ऑपरेशन होने के बाद जो चीरे से होता था, मरीज एक हफ्ता बेड पे लेटता था या वैसे हॉस्पिटल में रहता था। आज के तारीख में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई, लैब कोलिसिस्टेक्टमी, 24 आवर्स में पेशेंट इज डिस्चार्ज, ही गोज बैक हैप्पीली, नो स्कार, वेरी लिटिल स्कार, 5 mm 10 mm, एंड दे आर बैक टू द वर्क। आई ऑपरेटेड अपॉन अ सर्जन जो कि खुद में डॉक्टर भी थे और सर्जन भी थे, और यकीन करिए कि वो ऑपरेट करा के घर गए, किसी को पता भी नहीं चला, और तीसरे दिन से अपने ओपीडी में बैठ के मरीज देखने लगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर कॉस्मेसिस, स्पेशली लाइक अनमैरिड गर्ल्स एंड ऑल, दे कम, अपेंडिसेक्टमी होना है, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन होना है। स्कार भी नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्कार पता ही नहीं लगता। स्कार नाउ बहुत सूचरलेस, कॉस्मेटिकली इट इज वेरी वी जस्ट यूज स्किन ग्लूज Yes. और स्टेपलर्स, सूचर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब एडवांसेड से पेशेंट का जो डिसेबिलिटी डेज जिसको कहते थे वो बहुत ख़त्म हो गया, कम हो गया, और अर्ली रिटर्न टू वर्क हो गया। प्लस मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, दो चीज़ जो सर्जरीज में हमेशा जुड़ी हुई है, इसको सबको समझना चाहिए और ये आम जनता तक भी बताना चाहिए कि सी वी कैन कंपेयर, जब सर्जरी को कंपेयर करते हैं जैसे एक आदमी 2 व्हीलर से सड़क पे चल रहा है, जितना रिस्क उसको एक एक्सीडेंट का है, जितना वो जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या सेफली घर पहुंच सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सर्जरी से जुड़ी हैं वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसको हम लोगों ने कम कर दिया है इस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके। एक बात और जो मुझे लगती है डॉक्टर शबी, कि पहले एक जनरल सर्जन होता था, वही न्यूरो सर्जरी करता था, वही ईएनटी सर्जरी करता था, वही एंडोक्राइन सर्जरी करता था, वही प्लास्टिक सर्जरी करता था।
अब आपके पास इतने अलग अलग सब सर्जन्स हो गए हैं, और जो अभी आपने जो अभी कुछ दिनों पहले एक बैरिएट्रिक सर्जरी कार्यशाला कराई थी, तो ये बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में संक्षेप में बता दीजिए। दोनों को बताते हैं। तो जैसे सर्जिकल साइंस बढ़ी और सर्जिकल एडवांसमेंट हुआ, तो ये इतना ज़्यादा हो गया कि एक के बस का नहीं था। अब न्यूरोसर्जन फिर अलग हो गए, कार्डिक थोरेसिक हो गए, वैस्कुलर प्लास्टिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यूरोलॉजिस्ट अलग हो गए, बिकॉज इतना ज़्यादा हो गया कि अब एक ही आदमी उसको संभालता है। तो लेकिन उससे पेशेंट आउटकम बहुत अच्छा हो गया, मरीज़ जल्दी ठीक हो रहा है। जो जटिल समस्याएं थी, बीमारियां थी, जिसको पहले लोग कर देते थे कि अब ये नहीं ठीक हो सकता, वो आज मरीज़ ठीक हो रहे हैं। जो कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट था वो बढ़ गया है। और सबसे बड़ा जो अब आ गया है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन रीमॉडलिंग एंड 3D बायो प्रिंटिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ये फ्यूचर ऑफ सर्जरी है। अब शुरू हो गया है। किसी को अब कोई ऑर्गन चाहिए तो मे बी इन फ्यूचर, को कौन जानता है 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये ऑर्गन हमें लैब से मिल जाए और ये हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकें। अभी जो प्रत्यारोपण की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, उसका कानून बहुत जटिल है, उसको प्रोक्योर करने में बहुत से लोग वेटिंग पीरियड में मर जाते हैं। जब ये आसान हो जाएगा, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ सर्जरी, जो कि हम लोग कह रहे थे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सर्जरी। तो इस तरीके से बैरिएट्रिक सर्जरी जैसे जैसे जो एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे लोगों ने ये कह लीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हुआ, तो वज़न का प्रॉब्लम आया, ओवरवेट। पहले अंडरवेट से प्रॉब्लम थी, मैल नरिशमेंट था, अब हमारे यहाँ ओवरवेट की प्रॉब्लम है, हाइपर न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम है। तो ये इसके लिए फिर ये हुआ कि बैरिएट्रिक सर्जरी वाज नथिंग बट रिड्यूसिंग, दो तरह से, ईदर द डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टमक और यू मेक देम नॉन एब्जॉर्बल, जो खाना खाए एब्जॉर्ब नहीं होगा। दो तरह की इसमें बेसिक सर्जरी होती है। तो उसमें स्टमक छोटा होता है या बाईपास करते हैं, दे आर वेरियस मेथड्स। उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है और मरीज़ वज़न लूज़ करता है और उसके बाद एक प्रॉपर शेप में आता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के और भी एडवांटेज ये देखे गए कि जैसे डायबिटीज़ है, बहुतों में डायबिटीज़ की जो इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, जो दवा पर थे उनकी दवा कम हो गई। इसी तरह हाइपरटेंशन उनको मिला फ़ायदा, जोड़ों का मर्ज़, उसी तरह से गठिया वगैरह जो ओवरवेट से हो रहा था उसमें फ़ायदा मिला। तो इसको मेटाबॉलिक सर्जरी का भी नाम दिया गया है क्योंकि इसमें डायबिटीज़ पर ही ज़्यादा ये फोकस हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर कि इस तरह की मेटाबॉलिक सर्जरीज एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं और उसमें दवाओं का यूज़ बहुत कम हो गया, जबकि अभी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है बैरिएट्रिक सर्जरी का। लेकिन जैसे जैसे सेफ्टी और अवेलेबिलिटी होगी, इंस्ट्रूमेंट्स और नोइंग द साइंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, तो उसके अंदर छोटे छोटे शहरों में भी ये होने लगेगा आने वाले दिनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ जैसी ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी शल्य चिकित्सा के आयाम निकलते गए, चले गए और वो उनका विकास होता चला गया। और थोड़े दिन में मुझे लगता है बैरिएट्रिक सर्जरी को भी आप दो तीन चीज़ों के जो फ्यूचर ऑफ सर्जरी, व्हाट इज़ द फ्यूचर 10 years hence। जैसे एक चीज़ कि नाउ वी आर डूइंग जीनोमिक मैपिंग, किसी भी आदमी का पूरा जीनोमिक मैपिंग कर सकते हैं कि क्या कैंसर से ये ससेप्टेबल है, कौन सा कैंसर इसमें होगा, कौन सा इसका कितना प्रोग्नोसिस होगा, ये हम पैदा होते ही पता कर सकते हैं थ्रू दिस जीनोमिक मैपिंग। दूसरा चीज़ जो 3D बायो प्रिंटिंग, दिस इज़ कमिंग इन अ बिग वे। इसकी वजह से ट्रांसप्लांट के लिए हो सकता है फ्यूचर में ऑर्गन प्रिक्योरमेंट हो सके। थर्ड थिंग जो है वो है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांस वर्जन होगा, रोबोटिक सर्जरी। रोबोट में भी ऐसा नहीं कि रोबोट इज ऑपरेटिंग बट द सर्जन इज ऑपरेटिंग। सर्जन इज सिटिंग ऑन अ कंसोल एंड मेयरली हिज मूवमेंट्स आर मिमिक्ड बाय द रोबोटिक आर्म्स, जो अभी सबसे दुनिया में कॉमन डा विंची सिस्टम यूज होता है। तो इट इज जस्ट इमिटेटिंग, मतलब ऑपरेशन कक्ष के अंदर रहेगा रोबोट, सर्जन वही रहता है और लेकिन इसको जो एडवांस किया गया, द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक सर्जरी वाज डन with the surgeon sitting in New York and the patient was in France and they did the cholecystectomy transatlantic। तो उसमें जो ट्रांसमिशन का ये था, जो लैग टाइम था, उसको इम्प्रूव करके दे कुड possibly do this। तो मतलब और कुल मिला के one more thing, the last was AR and VR, that means augmented reality and virtual reality। इससे हो सकता है हमारे फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हो इनसे ट्रेन हो,
by use of AR and VR, and the AI, that means artificial intelligence, now which is making algorithmic calculations of particular symptoms and disease, और उसके हिसाब से एक प्रॉपर सर्जिकल अप्रोच और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर, तो हो सकता है AI बेस्ड मेडिसिन आ जाए इन फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो सभी जगह उपयोग हो रहा है, तो सर्जरी के पीछे रहे। तो एक मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली, हमारा देश, कि हम जो भी सर्जरी के जो भी आयाम कहीं दूसरे शहर में, दूसरे देशों में होते हैं, बहुत जल्दी हमारे देश में आ जाते हैं। जी जी। तो बहुत हम इस मामले में बहुत इस मामले में बहुत लकी हैं, आगे और यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हम लोग समझ लीजिए कि इट इज़ ऑलमोस्ट एट पार विद द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एक छोटा सा एग्जांपल हम इसका देंगे कि यू गो टू एनी मेट्रोपॉलिटन एंड यू टेक द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु आर देयर, ऑलमोस्ट 20% पेशेंट्स टू 30% आर फॉरेन नेशनल कमिंग टू इंडिया एंड टेकिंग ट्रीटमेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। डॉक्टर निमिष अग्रवाल, आप तो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो देखा जाए तो आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्जिकल बात करें तो क्या क्या विकास हुआ है, संक्षेप में बताने की कोशिश करें। ऑर्थोपेडिक्स हमेशा से सर्जरी का ही पार्ट रहा। जैसे डॉक्टर शबी ने कहा कि जैसे जैसे नए आयाम जुड़ते गए, एक व्यक्ति के बस का नहीं रह गया तो उसको अलग करते गए। न्यूरो सर्जरी, 60 के दशक में करीब ऑर्थोपेडिक्स जनरल सर्जरी से एक अलग विधा के रूप में डेवलप हुआ। जब अगर पिछले 75 साल की हम सोचें तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको कहते थे भूखों नंगों का देश है। इसमें ना मेडिकल साइंस इतनी डेवलप थी, ना कुछ था। धीरे धीरे संस्थानों ने विकास किया। आज के अगर सामयिक उसको देखें तो जो भी नई चीज़ विश्व में आती है वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आती है। अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर जॉन चार्ले ने बहुत पहले आविष्कार किया, लेकिन इसको पॉपुलराइज्ड एक इंडियन ने किया, सर चित्तरंजन सिंह रानावत। सबसे प्रेस्टिजियस नाम पूरे यूएस में या वर्ल्ड में एक हिंदुस्तानी का। और इसी वजह से अब जनरल पब्लिक को या किसी को भी ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो एक समय था कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एकदम सादा जॉइंट रिप्लेसमेंट होता था, उसमें कुछ नहीं करते थे, सिर्फ सर्फेसेस बदल देते थे। वहाँ से चलते चलते आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब एक पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं, जिसको परसोना कहते हैं। और उसके पहले मरीज़ की जांच करके कैसे क्या करना है, कई तरह के ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं। पहले जब जॉइंट रिप्लेसमेंट करते थे तो उनकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल कही जाती थी, वो भी बड़ी बात मानी जाती थी। धीरे धीरे जैसे विश्व में प्लास्टिक्स का और उसका विकास हुआ तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन से आज हम अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन पे आ गए, जिसको तकरीबन 15 से 20 साल तक एक्टिव मूवमेंट में जॉइंट को चलाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रिप्लेसमेंट्स भी हुए हैं जिनको अब वो एथलीट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, जो मैराथन दौड़ रहे हैं, लोग उछल कूद कर रहे हैं, खेल में भी आगे आ रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। जबकि पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ कहा जाता था कि आप सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। डॉक्टर निमिष, ये जो आर्थ्रोस्कोपी आई, इससे आप लोगों को क्या लाभ हुआ? मतलब डायग्नोसिस के व्यू से देखें या सर्जरी में क्या इसका उपयोग हो रहा है? आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन विधि, जैसे आपने बताया कि शुरुआत इसकी गायनेकोलॉजी से ही हुई थी। उसके बाद और लोगों ने सोचा कि उसको छोटा करके और भी कई जगहों पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ईएनटी सर्जन्स ने सबसे पहले जो आर्थ्रोस्कोप बनाया, उसी को हड्डी के डॉक्टरों ने या ऑर्थोपेडिशियंस ने उसको अडॉप्ट किया। सेम उसको लेकर के घुटने में और कंधे में शुरुआत हुई। आज की डेट में घुटना, कंधा, एल्बो, एंकल सब जगह के आर्थ्रोस्कोपी हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि वो एरिया, जैसे डॉक्टर शबी ने बताया कि लैप्रोस्कोप से वो एरियाज भी हम पहुंच सकते हैं जहां हमको सर्जिकली पहुंचना बड़ा मुश्किल था। उसको पहुंचने में ही अगर 1.5 घंटे की सर्जरी है तो उसमें 1 घंटा उस तक पहुंचने में लगता। वो समय भी बचता है और कॉम्प्लिकेशन भी बचता है। मात्र छोटे से छेद से दूरबीन उस जगह तक जाती है और उतने ही पतले छेद से हमारा इंस्ट्रूमेंट जा करके वहाँ पे जो काम करना है करके वापस आ जाते हैं। बीच के स्ट्रक्चर्स को होने वाला डैमेज, ब्लड लॉस सब कम हो जाता है। अब जैसे हम स्पाइन सर्जरी की बात करें जी। तो पहले कोई भी सर्जन हाथ लगाने में संकोच करता था।
अभी स्पाइन सर्जरी खूब हो रही है, तो स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में क्या नया क्या हुआ है? देखिए, स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में जो दो बहुत बड़े विकास हुए, पहले तो ऑपरेशन करवाने में एक तो जागरूकता आई लोगों में। लोग ऐसा सोचते थे कि स्पाइन का अगर ऑपरेशन आपने करा लिया तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। जो सब यही आर्थ्रोस्कोपी, इसको एंडोस्कोपी के रूप में स्पाइन में यूज़ किया गया। जो डिस्क आपकी नसों को दबा रही होती थी, वहाँ एक दूरबीन से जाकर के उस ऑफेंडिंग पार्ट ऑफ डिस्क को काट के निकाल लिया और वापस आ गए। तो उससे जो सबसे बड़ा लाभ होता था, एक तो चीरा बहुत छोटा लगा, और जो बीच के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको खोल करके हमको जाना पड़ता था या हड्डी को काट के जाना पड़ता था, क्योंकि उंगली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती लेकिन मेरी दूरबीन पहुँच सकती है, उस उंगली को पहुँचाने के लिए मुझे पूरी हड्डी काटनी पड़ती। तो उससे क्या हुआ कि उसका रिजल्ट भी बेटर रहा, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हुए, और उन जगहों पे जहाँ पे नहीं कर सकते थे, सर्वाइकल में भी, लंबर में भी, हर जगह एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। इसी के साथ मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज भी आने लगी, जो पीठ का ऐसा दर्द जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में दर्द की वजह से होता था, उसको सपोर्ट देने के लिए या उसको और ऑगमेंट करने के लिए छोटे से चीरे से रॉड डाल करके और फिक्स कर दिया जाता है महीन चीरों से मिनिमल एक्सेस सर्जरी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको हम सीआरएम कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, उससे कंटिन्यूअस देखते हुए और उनके गाइडेंस में जाते हैं। तो जब हमारे पास उसका गाइडेंस रहता है तो हमारे से गलती होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि हमको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, रियल टाइम में दिखता है। दूसरा एडवांसमेंट है एक कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर नेविगेशन जो आ गया। कंप्यूटर नेविगेशन में हम लोग उसका मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर हमको बताता है सही सही कि आपको कितना कट करना है, कितना आपको उसमें अंदर जाना है, और वो रियल टाइम में हमको मॉनिटर पे दिखता है। तो हड्डी को काटने से पहले एक बार कंप्यूटर पे हम लोग देख लेते हैं कि इतने कट करने पे कितना एंगल आएगा। एक बार आपने काट दिया तो नहीं कर सकते थे, तो उससे गलती की संभावना कम हो गई। जो फेलियर रेट पहले तकरीबन 4% होता था, अब वो घट करके तकरीबन 0.6% वर्ल्ड ओवर रह गया है, जो कंप्यूटर से के आ जाने से। और ऐसा नहीं है कि केवल विदेशों में हो रहा है, ये हमारे अपने देश में तकरीबन हर सेंटर में, हर शहर में, हर बड़े शहर में कंप्यूटर नेविगेशन आ चुका अच्छा, अभी जैसे एक नई थेरेपी जो चल रही है आजकल, स्टेम थेरेपी जी, तो उसका भी प्रयोग क्या अस्थि रोग में भी किया जा रहा है? जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल होता क्या है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो 1 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, तो उसको प्लूरिपोटेंट सेल कहते हैं, ओमनीपोटेंट या प्लूरिपोटेंट, उससे स्टेम सेल बनता है। वो सेल अपने डिफ्रेंशिएट होते हैं किसी से, उसी एक सेल से सब कुछ बनता है, आँख, नाक, कान, मुंह, लिवर, सब कुछ। उसके बाद स्टेम सेल्स बनते हैं, जिससे एक तरह के स्टेम सेल्स हैं जिससे एक तरह के टिश्यू बनते हैं। ये स्टेम सेल जब हम पूरी बड़े हो जाते हैं या तब भी हमारे कुछ भागों में रह जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो में या नवजात शिशु के प्लेसेंटा के ब्लड में। उन सेल्स को लेकर के कुछ खास तरह का स्टिमुलस देने पे या हमारे शरीर के वो देने पर वो उस तरह के नए सेल्स बना सकते हैं। थ्योरेटिकली तो ये बहुत पहले से पॉसिबल था, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी हो रहा है। टिश्यू को दोबारा rebuild करने रीजनरेट, में, हाँ। किसी की उंगली कट गई तो नई उंगली बन जाए, मतलब अगर सीधी भाषा में कहें, उतना अभी नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, नस कटी है, तो उस नस में स्टेम सेल डालने पे वो नस दोबारा बन जाए। हमारे घुटनों की कार्टिलेज खराब हो गई है तो उनमें स्टेम सेल डालें तो कार्टिलेज बना दें। अच्छा, जैसे डॉक्टर निमिष, एक बात जो बहुत आम परेशानी है आर्थराइटिस या गाउट की, तो कहते हैं ये असाध्य रोग है, जीवन भर अब झेलना पड़ेगा। क्या इसके लिए भी कोई सुविधाएं हैं? देखिए, असाध्य तो अब नहीं कहा जा सकता इनको, साध्य हैं, बिल्कुल साध्य हैं। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या बुढ़ापा है, वो भी साध्य है, तो ये भी साध्य है। जो अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उसमें गाउट है, जैसे आपने गाउट का नाम लिया, तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो जगह जगह जाके जम जाता है जोड़ों में। ऐसी औषधियां हैं, ऐसी औषधियां हैं जिससे यूरिक एसिड कम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आप पूछना चाह रही हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये समय के साथ होती है। इसके दर को घटाने, यदि अर्ली आ जाए मरीज हमारे पास ग्रेड 1 में, तो ऐसी औषधियां हैं जिससे इनके प्रोग्रेस को रोका जा सकता है। जितना 2 साल में इसका स्राव होगा, उतना जो है 10 साल में होगा, और जब नहीं रोका जा सकता तो जॉइंट रिप्लेसमेंट है।
तो असाध्य तो नहीं कहूँगा मैं, साध्य है, असाध्य हुआ करते थे लेकिन अब साध्य हैं। तो ये मतलब इतना बहुत बड़ा विकास हुआ है development। 75 जी। वर्षों में। साथ हो गया। डॉक्टर प्रीतिमा, यस, आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 75 वर्षों में हमारे स्त्री रोग और उसी के साथ ही प्रसूति रोग भी आता है, तो उसके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? देखिए जैसे कि अभी उन्होंने कहा डॉक्टर सबीह अहमद ने कि हर क्षेत्र में लेप्रोस्कोपी पहुंच चुकी है, तो मुझे लगता है सिर्फ गायनी में सिर्फ सीजर करना ही केवल पेट खोल के हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी से हिस्ट्रोस्कोपी से हो रही है, पूरा एडवांस सर्जरी सारी आपकी गायनी में हो रही है। क्योंकि एक लाइव बच्चों को निकालना होता है तो वो बस एक सीजरियन जो है वो ओपन हो रहा है, रेस्ट ऑफ सारी सर्जरीज इस समय लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से हो रही हैं। इसके साथ साथ पहले बांझपन एक बहुत ही मतलब शादी नेक्स्ट कर दो यदि बच्चे नहीं हो रहे तो एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है, इनफर्टिलिटी बांझपन का जो एक विकास हुआ है कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी, इक्सी, जितने भी एडवांसमेंट हैं वो आ चुके हैं। यदि शुक्राणु में कमी है उसके लिए भी इलाज आ चुका है, या ट्यूब ब्लॉक्स हैं उसके लिए आप आईवीएफ करा सकते हैं। तो ये है कि हर माँ मतलब हर महिला माँ बन सकती है, इस बात की पूरी उम्मीद हो चुकी है। अच्छा, अब अगर हम लोग माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की बात करें जी, तो हमारे यहाँ के सब जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में कम काफ़ी हुआ। गिरावट आई जी, है। बिल्कुल। उसका शायद श्रेय जाता है इसलिए कि अब संस्थागत प्रसव ज़्यादा हो रहे हैं। एग्जैक्टली जी, तो वो किस तरह की सुविधाएं उसको संस्था में मिल जाती हैं, वहाँ क्या सुरक्षा है? देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग उनको स्टार्टिंग के 3 महीनों में हर महीने बुलाते हैं, उसके बाद जो है फिर जब 7 महीना पूरा हो जाता है तो उसको हर हफ्ते बुलाते हैं, और साथ साथ में उनके अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और बच्चे की ग्रोथ देखते जाते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड ने इतना रेवोल्यूशन किया है गायनी डिपार्टमेंट में, ऑप्स डिपार्टमेंट में, कि हम पहले समझ जाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, पानी तो नहीं बच्चे में कम हो रहा है, या माँ का हीमोग्लोबिन तो नहीं कम हो रहा है। उसके ब्लड टेस्ट से हमको मालूम चल जाता है, और अल्ट्रासाउंड के गाइडेड हम लोग उसको पूरा फॉलो कर लेते हैं। तो यदि बच्चे में मान लीजिए कि IUGR हो रहा है तो या पानी कम हो रहा है, तो हम लोग आजकल हम लोग का NICU इतना एडवांस हो चुका है कि हम उसको यदि 1 किलो का बच्चा भी पैदा होता है तो उसको भी हम लोग बचा ले जाते हैं, क्योंकि इतनी मशीनें, इतने औषधि आ चुकी है, सर्फेक्टेंट आ चुका है कि हम बच्चों को भी सेव कर सकते हैं। इवन 7 मंथ्स पे बच्चे हम सेव कर जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि गायनी में तो बहुत सुधार हुआ है, और पहले बहुत सारी माताएं डिलीवरी के समय मर जाया करती थी क्योंकि पेरिफेरी में डिलीवरी होती थी। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के चक्कर में पूरा उनका फॉलोअप रहता है, उन्हें डेट्स दी जाती हैं कि आपको इस डेट्स पे आने हैं, और जिसका सीजर होना है उनको पहले बता दिया कि आपका सीजर होना है या नॉर्मल नहीं ट्राई करना है। तो हम मोर्टेलिटी को बहुत कम कर चुके हैं, ज़्यादातर बच्चे बचा लिए जा रहे हैं। जो महिलाएं नहीं पहुंच पाती है केवल उन्हीं के साथ दुर्घटना घटती है। यदि वो इंस्टीट्यूशन पहुंच जाएंगी तो 100% उनको बचाया जा सकता है। महिलाओं से जुड़े जी, जितने कैंसर हैं, जी, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, जी, जी, तो उसके लिए भी टेस्ट आ चुके हैं, थिन प्रेप आ चुका है, DNA टेस्टिंग आ चुकी है कि हम उसका ईयरली वी कैन डू पैप्समियर या थिन प्रेप कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पहले ही सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए जो एक टीका आप उपलब्ध हाँ, है, सेर्विक्स, तो जी। उसको वो 9th इट शुड बी गिवन एट 9 years to 45 years। अर्ली दिया जाएगा 9 years पे तो बेस्ट होगा, और यदि आप बाद में करा रहे हैं तो पहले एक थिन प्रेप का टेस्ट कर लीजिए आपकी सर्विस हेल्दी है कि नहीं, एंड देन यू कैन गिव द वैक्सीन। अभी डॉक्टर शबी, डॉक्टर दयाल, डॉक्टर निमिष अग्रवाल, डॉक्टर प्रीतिमा, इनको सुनने के बाद अब इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि 75 वर्षों में हमारे देश ने वो सारी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं जन सामान्य के लिए, जो किसी भी विश्व के किसी भी कोने में उपलब्ध हैं, और इस मामले में हमारा देश काफ़ी आगे है। और ये तो एक विकास तो एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन हमने ये पाया कि 75 वर्षों में हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, लोगों में जागरूकता आई है स्वास्थ्य के प्रति, और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकार द्वारा उन पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उन सब सुविधाओं का लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, चिकित्सालय तक पहुँचें। जितने भी हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें ये काफ़ी कुछ सुविधाएं तो निःशुल्क दी जा रही हैं, गरीबों के लिए भी अलग सुविधाएं हैं, निःशुल्क सुविधाएं हैं उनके लिए भी, तो उनका पूरा लाभ उठाएं। और
किसी भी परेशानी से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप तत्काल चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अगर प्रारंभिक अवस्था में आप चिकित्सक तक पहुंच जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जीवन रक्षा हो इसमें सकती है। एक आखिर में मैं टिप्पणी बस जोड़ना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी, जैसे डॉक्टर दयाल ने शुरू किया था कि प्रोग्रेस के साथ जो पेशेंट और डॉक्टर रिलेशन है वो बहुत हमें इसको भी इम्प्रूव करना है, ये सबसे ज़रूरी है। आम पब्लिक में विश्वास। जो डॉक्टर्स का धारणा है जो है, एक कोई भी मरीज़ अगर बीमार होता है उसका डॉक्टर उसके लिए जी जान दे देता है। बिल्कुल एक मरीज़ सिक होता है, डॉक्टर की नींद हराम हो जाती है, बिल्कुल वो खाना पीना छोड़ के उसके बारे में सोचता है, ये कोई नहीं जानता पर्दे के पीछे जिसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो लोगों को भी चाहिए कि डॉक्टर को वही इज्जत, वही प्रोत्साहन दें, ताकि डॉक्टर भी उनको फुल फ्लेजेड दे। जैसे कि एक बार डॉक्टर काजू का एक जजमेंट भी आया था कि लेट द डॉक्टर गिव अप हिज फुलेस्ट, और वो उसी वक्त कर सकता है जब उसके दिमाग में किसी तरह का भय नहीं होगा कि गलत हो जाएगा, मरीज मर जाएगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ मुकदमे जी, होंगे, उसके खिलाफ बिल्कुल, तोड़ फोड़ होगी। ये भी ठीक होना चाहिए। वी नीड अ प्रोग्रेस इन द डॉक्टर मैं ये भी पेशेंट कहना रिलेशन। चाहती हूँ कि हमेशा हर डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए बेस्ट करता है, क्योंकि उससे उसका नाम होता है। वो कभी भी खुद से नहीं चाहेगा कि उसका केस खराब हो। वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो कभी कभी घट जाते हैं। सोसाइटी में इस पे Exactly. भी एडवांसमेंट होना चाहिए। जी। शुड हैव गुड मतलब डॉक्टर कुल मिला पेशेंट के ये रिलेशन। हुआ, डॉक्टर शबी और बाकी सारे चिकित्सकों का ये मानना है कि आज कहीं ना कहीं मरीज और चिकित्सक के बीच जो पहले जो संबंध थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। अब हमें चाहिए कि हम अपने चिकित्सक पर भरपूर विश्वास करें। और तभी कोई अच्छा। भी चिकित्सक ये चाहता है कि हमारा मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए। जी। तो बिल्कुल। चिकित्सक पर विश्वास करना भी बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी मैम, डॉक्टर My दयाल, pleasure। डॉक्टर आपका भी शबीर बहुत अहमद, बहुत जी। डॉक्टर निमिष जी। अग्रवाल, डॉक्टर प्रीतिमा, Thank you। आपने इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी चिकित्सा के विकास के बारे में। और ये अमृत महोत्सव सफल हो, हम और प्रगति करें। हम सबकी हमारे शुभकामनाएं जब हैं 100 वर्ष हो, जी, इसकी जी, सफलता के बिल्कुल। लिए। वर्ष में जब हम अपना शताब्दी वर्ष बनाएं स्वतंत्रता का, तो शायद घर घर तक चिकित्सा सुविधाएं भरपूर चिकित्सा पहुंच रही है सुविधाएं मैडम, पहुंच रही। और हमारे टेलीमेडिसिन के रोगियों की थ्रू तो संख्या पहुंच ही बढ़ती रही है, रही जो है। भी रोगियों की एडवांसमेंट संख्या हो में रहा गिरावट है। जी बिल्कुल क्योंकि बचाव के उपाय किए जाएं। जी। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।